नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु गंगवार, ज़िला फर्रुखाबाद, ग्राम कुइयाधीर, उत्तर प्रदेश से हूँ। ये हमारे फर्रुखाबाद की कभी शान रहा आलू, फुलवा आलू। अब भारत सरकार ने इसकी जियो टैगिंग कर दी है, अभी साल भर पहले की है। ये आलू की कई विशेषताएं हैं। ये आलू मैं इसको दिल्ली भेजता हूँ, तो हमारे जो दिल्ली के कस्टमर हैं इसको ऑयल फ्री आलू कहते हैं। बहुत कम मात्रा में ऑयल लगता है और इसमें ये पक जाता है। तो जो शुगर के पेशेंट हैं या जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, जो आलू नहीं खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, तो इसको ये आलू हमारा खा सकते हैं। इसकी एक और विशेषता है कि इसमें पानी बहुत कम होता है। इसमें सॉलिड की मात्रा ज़्यादा होती है। बाकी जो अभी हाइब्रिड आलू आ रहे हैं उनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ऑयल ज़्यादा लगता है। दूसरा, ये जब ख़राब भी होता है तो इसमें पानी नहीं निकलता है, ये सॉलिड ही रहता है। और मुझे बचपन याद है, हमारे बाबा आलू इसको करते थे। एक कच्चा मकान था, उसमें इसको रख देते थे, लंबा लंबा बिछा देते थे और बालू डाल देते थे। साल भर ये रहता था। कोल्ड स्टोरेज की बहुत कम आवश्यकता होती है इसको। और इसका सड़ा हुआ ये आलू हमारे यहाँ की कुछ महिलाएं, जो मुस्लिम महिलाएं थी, जो गरीब थी, वो इसको ले जाती थी और इसको पकाती थी। मतलब यही विश्व का पहला आलू है कि सड़ने के बाद भी ये खाने योग्य रहता है। इसमें पानी नहीं निकलता है, हल्का सा मतलब ब्राउनिश कलर का हो जाता है, थोड़ा सा दब जाता है, लेकिन फिर भी ये खाने योग्य रहता है। मैंने एक बार बचपन मुझे याद है, मैंने पूछा भी था, मैंने क्या करते हैं, बोले इसकी सब्ज़ी बनाते हैं, मीट के साथ इसकी सब्ज़ी बनाते हैं, खुशबू देती है। और ये आलू की पैदावार भी अच्छी है। बस हम कहाँ मार्केटिंग में हम थोड़े से पिछड़ गए हैं। आलू का साइज़ थोड़ा छोटा रहता है और बेबी आलू अगर हम मार्केट कर पाए तो बहुत छोटा छोटा, इसमें करीब 80-90 आलू निकलते हैं। ऐसे ही और कोई वैरायटी की आलू की वैरायटी नहीं है जिसमें कि 80-90 आलू निकलते हों। तो अगर हम इसको मार्केट कर पाए तो हम अपने इस फर्रुखाबाद की जो कभी गौरव रहा था, इसको हम वापस फिर ला सकते हैं। और कोई प्रश्न जो सर, कितने दिन में तैयार हो जाता है ये आलू लगता है? तो लगभग 4 महीने के आसपास लगता है। ये लंबी अवधि का आलू है। आजकल जो आलू 2 महीने में तैयार होते हैं वो इतने का नहीं होता है, ये 4 महीने में आलू तैयार होता है। दूसरा, ये थोड़ा सा ये झुलसा रोग थोड़ा सा लगता है, तो इसकी केयर करनी पड़ती है, समय पे पानी लगाना पड़ता है। और पाले वगैरह में अगर हम इसको धुआं वगैरह करते रहें तो इसका हम बचाव कर सकते हैं। बेल इसकी बहुत लंबी होती है, 4-4 फुट की बेल हमारे खेतों में हुई है। और ये आलू दूर लगता है। ये आलू हमारे 6-6 इंच पे लोग लगाते हैं। ये 1 फुट से ऊपर लगाना चाहिए, क्योंकि बड़े लंबे घेरे में ये फैलता है और बहुत मात्रा में आलू निकलता है। प्रोडक्शन अच्छा है। बस अगर हम बेबी आलू को सबको हम इकट्ठा कर लें। हमारे यहाँ किसान क्या करते हैं, वो जो इसमें 6-7 आलू जो बड़े निकलते हैं वो निकाल लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, क्योंकि मार्केट नहीं है। जबकि साउथ में ये है कि बेबी आलू का बहुत मार्केट है। अगर हम FPO के माध्यम से या कंपनी के माध्यम से इस आलू की बेबी आलू की मार्केटिंग कर पाएँ तो जितना हमारा चिप्स सोना निकलता है उससे कम नहीं निकलता। हमने इसका 30 पैकेट बीघा का आलू निकाला है ऑर्गेनिक। हमने बेड बनाए थे 1.5 फुट के, उस पर दोनों तरफ आलू लगाया था, तो वो नई विधि से किया था हमने, तो वो आलू अच्छा निकला था। क्या साहब, इस पर जो चेचक रोग आजकल चल रहा है, उसका प्रभाव है इसके ऊपर क्या? देखिए, चेचक रोग का प्रभाव मैंने जो अनुभव किया है, कभी कभी जब आप नमी ज़्यादा होती है आलू, जो मैंने अनुभव किया, पिछली साल मैंने इसको चंद्रमुखी आलू गाड़ा था तो हमारे में आ गया था। अगर हमारे खेत की वेट अच्छी है, नमी कम है, उस समय हम आलू गाड़ रहे हैं और पानी हम सही समय पे कम मात्रा में लगातार हम लगा रहे हैं, तो चेचक रोग से हम बहुत कम राहत मिल जाती है। दूसरा, ट्राइकोडर्मा हम डालें, हम बैवेरिया बेसियाना अंदर डाल दें, जो जीवामृत और घन जीवामृत और जो बेस्ट कंप्यूजर्स हम लोग जो तरल खाद बनाते हैं, अगर उसका हम प्रयोग करें खेत की जुताई के साथ साथ। और एक और चीज़ जो लोगों में संशय है कि गोबर से चेचक आता है। अगर आप गोबर गड्ढे में बना रहे हैं तो वो गोबर किसी काम का नहीं है। हम लोगों ने जो विधि डेवलप की है उसमें क्या होता है कि गोबर की खाद और जो भी हमारे पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ, वो 9-9 इंच चौड़ी ऊंचाई पे बिछा देती हैं। उसी में घन जीवामृत, बेस्ट डिकम्पोजर हर हफ्ते डाल के रोटावेटर से हम जोतते रहते हैं, तो वो खाद करीब 40 से 45 दिन में वो भुरभुरी बिल्कुल बन जाती है। बिल्कुल आप टॉप ड्रेसिंग की तरह आप उसको फेंक सकते हैं। अगर उसको आप खेत में डाल लेंगे तो चेचक गारंटी नहीं लगेगी। हाँ, क्योंकि हम कर रहे हैं इस पे प्रयोग। ये खरपतवार जमीन पे बिछा करके, खरपतवार, गोबर 9-9 इंच के, और डिकम्पोजर उस पर बेस्ट डिकम्पोजर आपका जीवामृत। मैं तो जीवामृत बात करूँगा कि जीवामृत आप डालते रहिए हर हफ्ते, और जीवामृत डालने के बाद रोटावेटर से उसको
काट दीजिए। और अगर आप कम मात्रा में बना रहे हो तो फावड़े से काट लीजिए। आप ज़्यादा मात्रा में काट रहे हो तो रोटावेटर से काट लीजिए। और ये आप खाद बना लेते हैं, आलू के तैयारी से पहले आप इसको खेत में डाल दीजिए, उसकी जुताई कर दीजिए और मोटी बेड बनाइए। और ओंठ पे कभी कभी होता है ना, जल्दबाजी में हम नमी में गाड़ देते हैं। आपने नमी में आलू गाड़ा नहीं कि आपकी कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आपका आलू अच्छा नहीं निकलेगा। मतलब अधिक नमी खेत में हो तो उस समय बुआई नहीं करनी चाहिए। कम नमी में एक बार बुवाई कर दीजिए, चल जाएगा। हल्का सा पानी लगा दीजिए, मानता हूँ चल जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा नमी में आपने बुवाई आलू कर दी, आपको नुकसान ही होना। आपने अभी जो खाद बताई है जी, इस खाद में क्या ये जो पोषक तत्व होते हैं, NPK होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वो सारे अधिक मात्रा में उपलब्ध रहते हैं? देखिए कॉन्सेप्ट मैं वैज्ञानिकों का बिल्कुल अपोजिट बात करता हूँ। हमें ऊपर से कुछ भी नहीं डालना है। धरती हमारी अन्नपूर्णा है। जिस तरह से हमारी माँ की रसोई में सब कुछ है, अगर उसमें हमें भोजन ना बनाना आता हो तो हम नहीं खा सकते। वही हमारी धरती है। हमने क्या किया है कि जो बैक्टीरिया हैं हमारे, वो हमने नष्ट कर दिए। बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, नाइट्रोजन देने वाले बैक्टीरिया, पोटास देने वाले बैक्टीरिया हमारी धरती में सब उपलब्ध हैं। वो अनअवेलेबल फॉर्म में हैं, जो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे। बैक्टीरिया उसको उपलब्ध कराने का काम करते हैं। तो जीवामृत, बेस्ड डिकम्पोजर, इनमें करीब 80 से 90 तरह के बैक्टीरिया हैं जो आपकी पोटाश की उपलब्धता कराते हैं, आपकी फास्फोरस की कराते हैं, आपकी फास्फेट की कराते हैं, आपकी नाइट्रोजन की कराता है, आपकी जिंक की कराते हैं, सभी तत्वों की उपलब्धता कराते हैं। इसीलिए हमारे जो पुरखे कहते हैं ना कि गोबर की खाद सूंघा भी दो तो खेत में पैदावार बढ़ जाती। होता क्या, जब आप गोबर खाद डालते हैं तो बैक्टीरियों का भोजन बढ़ जाता है और वो बैक्टीरिया डेवलप होने लगते हैं। लेकिन आपने रासायनिक खाद डाल के उसके साथ हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड डाल के बैक्टीरियों को ख़त्म कर दिया। बैक्टीरियों को वापस लाना है। पोषक तत्व हमारी धरती में विद्यमान हैं, थे और रहेंगे। तो श्रीमान जी, आपके अनुसार क्या ये जो रासायनिक खादें हैं ये हमारी ज़मीन के लिए और हमारे मानव शरीर के लिए, सबके लिए हानिकारक है? सबके लिए हानिकारक है। अब थोड़ी सी कहानी अगर सुनना चाहें तो लंबा वीडियो हो जाएगा, सुनाऊं? चलिए करीब यही हो रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये हम लोग ने बचपन में हमने चलाई होगी, वो एक पटाखे वाली क्या बोलते, गंधक पोटाश। तो गंधक और पोटाश हमारे खेतों में डाली जाती है। ये बम बनाने काम आते, विस्फोटक चीज़ें हैं ये सब। तो ये गंधक, पोटाश और तमाम तरह के कीटनाशक, वो जैविक हथियार के रूप में ये कीटनाशक थे। तो इनके पास भंडार था। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जर्मनी, रूस, जापान, तो उन्होंने कहा सोचा अब क्या करें हम, इसका हम क्या करें। तो भारत विकासशील था और भारत के नेता पहले से ही करप्ट थे, आज भी करप्ट हैं। अब थोड़ा सा कड़वा बोल रहा हूँ। नहीं, कड़वा नहीं, सच है बिल्कुल। तो उनको हमने, हमारे वैज्ञानिकों ने को, हमारे नेताओं को लालच दिया कि भैया इसका इस्तेमाल कराओ। तो वो रासायनिक खाद के रूप में जो उनके यहाँ बेस्ट पड़ा था, जो बर्बाद पड़ा था और जो बम बनाने के काम आते, वो हमें भेजा गया। क्यों, गंधक तो हम नहीं खा सकते, पोटाश हम नहीं खा सकते, लेकिन धरती को हमने ज़बरदस्ती इसको रासायनिक खादों के नाम, इस तरह से शुरुआत हुई। अब मेरा एक और अनुभव, जिस खेत में आप जितनी यूरिया डालेंगे उतने कीड़े आएंगे। अनुभव कर लीजिए आप। जितना ज़्यादा पानी लगाएंगे उतने कीड़े आएंगे। हमारे पुरखे पानी की खेती करते ही नहीं थे, आजकल हम चिल्लाने लगे। अरहर में पानी लगता है, मूंग में पानी लगता है। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा मोटे अनाज करिए, मोटे अनाजों में पानी लगता है। बाजरा, मक्का, ये हम लोग चना, इनमें कहीं पानी लगता था। हमें गेहूं और धान की खेती कराने के लिए हमें सब व्यवस्था की गई। और गेहूं आप खाएंगे तो डायबिटीज़ होगी, जोड़ों में दर्द होगा ही होगा। पूरा भारत डायबिटीज़ और जोड़ों के दर्द और ब्लड प्रेशर से। तो हमें सौभाग्य कहिए, हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिल गए जिन्होंने मोटे अनाज, प्राकृतिक खेती, इन सब पे बात की। वरना तो हम सिर्फ रासायनिक खेती और इन सब की, गेहूँ और धान की। हमें बचपन याद, जब गाँव आया आज से 28 साल पहले, तो रब्बी का मतलब सिर्फ गेहूं कहा जाता था। आज भी रब्बी की बुवाई हो गई, इसका मतलब गेहूं की बुवाई हो गई। ना चना है, ना मटर है, ना अरहर है, कोई जानते ही नहीं हम। ठीक भैया, धन्यवाद।